गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो। हम आप लोग को 3 टाइम सोचिए एक्टिव करते हैं। एक बार सुबह में, एक बार शाम को और एक बार रात में 10 बजे वीडियो बनाते हैं, 12 बजे अपलोड करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा, होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन, डॉक्टर वृंदा मैम की बुक बता रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कई चैप्टर कंप्लीट करा लिए हैं। चलिए इसका इंडेक्स आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या, आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा बता रही हूँ ना बच्चे, जिसमें देखिए मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैंने पहले स्टार्ट किया। जैसे देखिए मैंने इसमें पुष्प व्यवस्था कंप्लीट कर दी है। इसमें देखिए मैंने क्या बोलते हैं, कला के तत्व, कला के सिद्धांत चल रहा है, रंग बता दिया है मैंने आपको, प्रकाश व्यवस्था बताऊंगी, फर्नीचर बताऊंगी और डिज़ाइन रचनात्मक सजावटी बताऊंगी। ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फिर आपकी जो सबसे बड़ी इसमें एक्सरसाइज है, यही जो है सबसे बड़ी एक्सरसाइज है मेरे अकॉर्डिंग, जिसमें ज़्यादा चैप्टर हैं। तो मैंने इसको क्या किया, कंप्लीट कर दिया। और इसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे। 101% लिख लो कि इसमें से क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इतने टॉपिक में से। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए और हमारे साथ लग जाइए। तो मैं आपको क्या बता रही थी, तो मैं आपको बता रही थी कला के सिद्धांत। तो कला के कितने सिद्धांत, तो बोलेंगे मैम 5। कला के कितने सिद्धांत मैम 5। क्या क्या, प्रपोर्शन, बैलेंस, रिदम, हार्मनी और एम्फेसिस। ठीक, कला के 5 सिद्धांत। अब इसको हिंदी में आपको मैं बताती हूँ। तो फिर एक था आपका अनुरूपता, फिर दूसरा क्या था, क्या कहते हैं, लय, संतुलन, एकता, और एक कोई और है, दबाव या कुछ होगा। तो वो क्या हो गया आपके, क्या हो गए, ये हो गए आपका सिद्धांत। ठीक है, मैंने उसमें से 3 आपको बता दिया है, एक प्रपोर्शन, एक बैलेंस और एक रिदम। रिदम मीन्स लय। लय मैंने आपको इतना बता दिया और काफ़ी बढ़िया से अच्छे एक्सप्लेन के साथ, कहिए तो गाने भी सुना के बताऊंगी। सब तरीके मैं आप लोग के लिए आजमाऊंगी, मैंने बता दिया है। अब आज हमें आप लोग को क्या बताना है, तो आज आप लोगों को हमको अनुरूपता, हार्मनी मैंने थोड़ा सा बताया था, तो उसको मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। क्या करें, आप लोग मेरे बच्चे हो ना, तो बच्चे नहीं यार, हो तो सेम एज के, बड़े भी होंगे बहुत लोग, लेकिन पढ़ाती हूँ, बच्चे कहती हूँ ना तो बड़ा अपना सा आता है, इसीलिए बोल देती हूँ। तो चलिए आप लोग को मैं अनुरूपता, हार्मनी जिसे कहते हैं, मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर से बताऊंगी। तो चलिए पढ़ाते हैं, पहले इसको फिर समझा देते हैं। वैसे मैंने पढ़ाया कि अनुरूपता की कहाँ ज़रूरत होती है। तो मैंने यूनिफॉर्म का आपको एग्जाम्पल दिया था कि स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, फ्लावर डेकोरेशन में कब ज़रूरत पड़ती है। अनुरूपता जो होती है किसका, एकता का भाव उत्पन्न करती है। ठीक है, और अनुरूपता का संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको एक बताया था कि अनुरूपता का संबंध किससे होता, तो कला के तत्वों के साथ होता। कला के कितने तत्व, तो बोलेंगे मैम 7। रेखा, आकार, नमूना, रंग, प्रकाश, खाली स्थान और बनावट, जिसको पोत कहते हैं, टेक्सचर। 7 क्या हो गए, तत्व हो गए। 5 क्या हो गए, सिद्धांत हो गए। 7 क्या हो गए, तत्व हो गए। 5 क्या हो गए, सिद्धांत हो गए। तो जो ये सिद्धांत चौथे नंबर वाला हार्मनी है, इसका संबंध सीधे किससे है, तो आप कहेंगे मैम कला के तत्वों के साथ इसका सीधा संबंध है। क्योंकि रेखा में, रंग में, आकार में, बनावट में क्या होती है, अनुरूपता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे आपने कोई साड़ी का पल्लू ले लिया जिसमें आपने प्लेट लगाई, तो अगर उसमें अनुरूपता नहीं रहेगी तो वो मज़ा नहीं देगा। जैसे साड़ी का किनारा बनाया, अगर उसमें सेम डिज़ाइन नहीं रही तो क्या होगा, मज़ा नहीं देगा। तो ये क्या होते हैं, कुछ उदाहरण है जो क्या करिए, और ये क्या मज़ा देते हैं। जैसे मैं कहीं मज़ा नहीं देगा तो मतलब क्या, आपको अट्रैक्ट करेगा, आपकी आंखों को अच्छा नहीं लगेगा। और आपकी आंखों को सुंदरता है क्या, ये डिज़ाइन क्या है, सुंदरता, ये कला और सुंदरता का रूप है, तो ये है क्या। तो आप कहेंगे जो हमारी आंखों को सुंदर लगे, आंखें देखती हैं और मन में उतर जाती हैं, वही तो क्या है, कला है। ठीक है, तो चलिए आपको मैंने ये चीज़ें बता दी, आप लोग को समझ भी आ गया है और आप लोग समझदार हो, तेज हो, मुझे पता है। फिर है अनुरूपता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी। आपको बताना क्या है, अनुरूपता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी। और हार्मनी आप समझ रहे हो, एकता क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एकता क्या है। एकता एक शब्द पकड़ना कि एकता का मतलब एक रूपता, और एक रूपता हमारे मन को किस प्रकार प्रसन्नचित करती है, वही चीज़ जो होती है क्या, तो वही उसके गुण है, वही उसकी क्वालिटी है। अगर किसी रंग में एक रूपता है, किसी रूप में एक रूपता है, किसी रेखा में एक रूपता है, किसी आकार में एक रूपता है, तो क्या होती चीज़ें, चीज़ें सुंदर लगती। तो आप
कहते हैं ना कि अरे टेढ़ी मेढ़ी रेखा, कोई चीज़ अगर सेम होती कहते हैं अरे एकदम एक तरह से ये कितनी सुंदर लगती। दिए देखिए आपने अयोध्या में दीपावली में जब दिए सजाए जाते हैं, क्या वो लंबे छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े होते? नहीं, एक से होते, और उस पर कुछ नहीं होता, बस दीपों को प्रज्वलित कर दिया था अलग अलग तरीके से, रेखा आकार रंग बनावट का ध्यान रखे, खाली स्थान का ध्यान रखे, बस क्या किया था उनकी सजावट कर दिया था, और चीज़ें इतनी सुंदर लगती है कि लोग देखने के लिए विदेशों से आते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, इसी का यही स्थान है, इस सुंदरता का यही एक चीज़ है जिसको मैंने आपको बताया। अब नंबर आता है अनुरूपता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी। गृह सज्जा को आकर्षण, जीवंत एवं मोहक बनाने के लिए अनुरूपता के इन पांचों तत्वों पर बल दिया जाना चाहिए। अनुरूपता के 5 तत्व देखिए आगे। आपने यही चीज किसने पढ़ा था? प्रपोर्शन में आपने देखा था 3 तत्व, क्या क्या था? ये अनुरूपता होता है, वो अनुपात होता है शायद। तो अनुपात में क्या था? माप में अनुपात, आकार में अनुपात, और क्या था? गति में अनुपात शायद था। अनुपात में गति या कुछ था। अनुपात में माप, अनुपात में दूरी और अनुपात में रेखा। आपने 3 चीज देखी थी अनुपात में। आपने संतुलन में क्या देखा था? 2 टाइप। क्या देखा था? औपचारिक अनौपचारिक। आपने लय में क्या देखा था? 5 देखा था। लय में क्या आपने देखा था? वैसे तो प्रकार 2 देखे थे, एक नियमानुसार लय, एक स्वच्छंद लय। बस आप इतनी चीजें याद रखना, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी, मत घबराओ। लय प्राप्ति के तरीके में आपने कितना देखा था? तो लय प्राप्ति के तरीके में आपने देखा था कि कई सारे तरीके थे, जिसमें क्या होता है आप देख सकते हैं कि लय प्राप्त करने के मुख्य 5 तरीके आपने देखे थे। जैसे आकार की पुनरावृत्ति करके लय प्राप्त किया था, आकार में नियमानुसार वृद्धि करके लय प्राप्त किए थे, रेखाओं में सरल संयुक्त निरंतर गति दे करके लय प्राप्त किए थे, रेखाओं तथा नमूनों का स्थानांतरण करके लय प्राप्त किए थे, और रेखाओं की विपक्षता द्वारा लय प्राप्त किए थे। और सारी चीजें मैंने एक एक करके आपको क्या की थी? समझाई थी। आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे हिसाब से होगा अगर किसी बच्चे को, अगर मेरे किसी स्टूडेंट को, मेरी किसी बहन को, मेरी किसी दीदी को अगर किसी भी जगह किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन या न आता हो, या बहुत दिन से पढ़ रहे ना होता, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। मेरी तरफ से आपको मैं अपना 100% दूंगी। बस आप क्या है, अपनी प्रॉब्लम लिखा करिए कि मैम मुझे ये चीज़ नहीं समझाया, आपने समझाया, मैम आपने ये बताया शायद गलत बताया। अगर आपको सही आता, मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए अनुपात के तत्व देख लेते हैं। आपने उधर देख लिया अनुरूपता क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन के 3 देखे, रेखा मतलब माप में, रेखा में और दूरी में। ठीक है, रेखा में आकार, माप में आकार और दूरी में आकार, ये चीज देखा आपने। फिर संतुलन में क्या देखा? औपचारिक अनौपचारिक देखा। लय क्या देखा? स्वच्छंद लय देखा, नियमबद्धता वाला लय देखा। अब आप क्या देख रहे हैं? अनुरूपता के देख रहे हैं। ठीक है, तो अनुरूपता, गृह सज्जा को आकर्षक, जीवंत एवं मोहक बनाने के लिए अनुरूपता के इन 5 तत्वों पर बल दिया जाना चाहिए। इन तत्वों के सहयोग से अनुरूपता प्राप्त की जाती है। ये 5 तत्व क्या क्या है? नंबर 1, रेखा एवं रूप में अनुरूपता, हार्मनी इन लाइन्स एंड शेप्स। रेखा एवं रूप में अनुरूपता, अगर किसी के रेखा और रूप में अनुरूपता नहीं होती, मान लो सपोज दैट मैं एक पर्सन की बात करती हूँ, कान बहुत बड़ा, मुंह बहुत छोटा, नाक एकदम लंबी सी सूंड की तरह, तो क्या आपके वो बैलेंस है? आपकी चीज़ों में अनुरूपता है? आप बोलेंगे नहीं मैम नहीं है। रेखा और रूप में अनुरूपता। फिर देखो आकार में अनुरूपता, हार्मनी इन साइज। जैसे देखो आपने आर्मी वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे सिलेक्शन के लिए क्या होता है, एक हाइट मतलब एक हाइट सेट की गई कि उतनी अगर हाइट है तो उसके ऊपर वाले लिए जाते हैं। तो अगर आप आर्मी फोर्स वालों को कहीं देखते होंगे, जब उनकी हाइट देखते हैं एक बराबर, जब वो खड़े रहते हैं तो वो देख के क्या होता है, क्या वो सजे धजे होते हैं? कुछ नहीं, मामूली एक वर्दी में होते हैं ना, लेकिन कितना वो अट्रैक्ट करते हैं, कितना उत्साह भरते हैं आपके अंदर, भरते हैं कि नहीं भरते? तो देखो आकार में अनुरूपता, बनावट में अनुरूपता, रंग में अनुरूपता और विचारों में अनुरूपता। 5, रेखा आकार बनावट रंग और विचार में अनुरूपता। रेखा आकार बनावट रंग और विचार में अनुरूपता, ऐसे करके अनुरूपता आगे लगा दो। रेखा आकार बनावट रंग में अनुरूपता। चलिए हमारे साथ आप लोग बोलिए, किसमें? रेखा आकार बनावट रंग विचार में अनुरूपता। किसमें? रेखा आकार बनावट रंग और विचार में अनुरूपता। हमारे साथ आप बोला करिए, जब हम कहते हैं मेरे साथ बोलिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। मेरा सिर उठ गया। नंबर 1 क्या आता है? तो आपने देखा है रेखा एवं रूप में अनुरूपता, हार्मनी इन लाइन्स एंड शेप्स। रेखा एवं रूप में अनुरूपता, किसी भी कलात्मक वस्तु के निर्माण में रेखा एवं रूप का अमूल्य योगदान होता है। रेखा और रूप का अमूल्य योगदान होता है। क्या बेटा? पापा कब आएंगे? अभी नहीं आए हैं। क्यों? इनके अभाव में किसी भी कला का निर्माण संभव नहीं है। रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती है, सम, असम, तिरछी, वक्र, समतल, लंबवत आदि। मुख्य रूप से रेखाएं कितनी? 4, खड़ी, पड़ी, तिरछी
और कौन सी, वक्र। मुख्य रूप से रेखाएं 4, इन्हीं से सारी बनती हैं रेखाएं। सम, यहाँ आकार का भी रूप है ना, और आकार भी है, तो इसलिए सम, असम, तिरछी, वक्र, समतल और लंबवत आदि। इन रेखाओं के विभिन्न संयोजन से विभिन्न प्रकार के सुंदर एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब है, मैं कॉपी पे आती हूँ। मैं कॉपी पे आती आपको बताती हूँ। जैसे लिखा है ना, रेखाएं क्या होती हैं, तो रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती है। अगर इन रेखाओं में संयोजन नहीं होगा, जैसे रेखा क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच जो बहाव होता है, मतलब इस रेखा से इस यहाँ तक जाने की जो दूरी है वही रेखा होती है। इस बिंदु से इस बिंदु तक जाते, तो इन्हीं रेखाओं को मिलाकर क्या बनता है, आकार, मतलब कर्व है, दो कर्व मिल गया, वृत्त बन गया। एक खड़ी लाइन है, दो असमतल पड़ी लाइन है, दो खड़ी लाइन है, तो आयत बन गया। यही सब चीजें आपको हमने बताई थी ना। तो वही चीज है कि इन्हीं रेखाओं को मिलाने से क्या आकार का निर्माण होता है। इन रेखाओं के विभिन्न संयोजन से विभिन्न प्रकार के सुंदर एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है। हर चीज में, बेड ले लो, फर्नीचर ले लो, आप जो है कि कोई डेकोरेटिव आइटम ले लो, कुछ भी ले लो, बिना रेखा की कोई चीज बनती है क्या, नहीं बनती है। इन रेखाओं के विभिन्न संयोजन से विभिन्न प्रकार के सुंदर एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है। एक सी रेखाएं एकता का भाव प्रकट करती हैं, जबकि विपरीत रेखाओं का प्रयोग विरोध उत्पन्न करता है। देखो ध्यान दे रहा है, एक सी रेखाएं एकता का भाव उत्पन्न करती हैं, और क्या होता है, विपरीत रेखाओं का प्रयोग विरोध उत्पन्न करता है। ये चीज याद रखना। उदाहरणार्थ, बड़े आयत में छोटे आयत, बड़े त्रिभुज में छोटे त्रिभुज तथा बड़े गोला में छोटे गोला का होना एकता का भाव। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना। तथा अनुरूपता लाता है, जबकि बड़े आयत में एक त्रिभुज अथवा गोला का होना विरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप इनमें अनुरूपता आती है। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि बड़े त्रिभुज में छोटा त्रिभुज, बड़े वृत्त में छोटा वृत्त, बड़े आयत में छोटा आयत, ये तीनों किसका भाव प्रकट करते हैं, तो एकता का भाव प्रकट करते हैं। किसका भाव प्रकट करते हैं, एकता का भाव प्रकट करते हैं, जिसे हार्मनी कहते हैं। ठीक है, एकता का भाव प्रकट करते हैं। वहीं पे बड़े त्रिभुज में आयत, बड़े वृत्त में त्रिभुज, और बड़े आयत में जो है कि क्या कहते हैं, वृत्त, ये किसका भाव प्रकट करता है, तो ये क्या करता है, असमानता का भाव क्या करता है, प्रकट करता है। समझ गए आप। इसमें देखा, बड़े त्रिभुज में छोटा, बड़े वृत्त में छोटा, बड़े वृत्त में छोटा है, तो ये क्या करे, समानता है, क्योंकि वही है और छोटा है। इसमें क्या है, देखो उसके सिस्टम ही अलग है, इनकी व्यवस्था ही अलग है, तो ये क्या हो गया, असमान हो गया। ठीक है, और किसका भाव उत्पन्न करेगा, तो विरोध का भाव उत्पन्न कर। और विरोध का भाव क्या होता है, जैसे कोई बोल रहा हमको पूरब दिशा पसंद है, कहते हैं ना भैया वो पूरब जा रहा है तो ये पश्चिम जा रहा है। पश्चिम जाने का मतलब क्या है, क्योंकि उनकी बातों का विरोध कर रहे हैं, विपक्ष एंटी है, वो इधर तो ये इधर, तो वही बात है। तो वो क्या होगा, विपरीतता का पकड़ेगा, असमानता कह सकते हैं, और विरोध का भाव उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप इनमें अनुरूपता नहीं है। ठीक है, गृह सज्जा में अनुरूपता लाने के लिए रेखाओं का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गृह सज्जा में अनुरूपता लाने के लिए रेखाओं का उपयोग किया जाता है। रेखाओं की मदद से सज्जा अति सुंदर एवं आकर्षण बन जाती है। कभी कभी रेखा सज्जा का ऐसा अभिन्न अंग बन जाती है जिसे अलग करके देखना बेहद मुश्किल होता है। रेखाओं का मानव मन पर गहरा संवेगात्मक प्रभाव भी पड़ता है। संवेगात्मक मतलब क्या होता है, इमोशनल, वो आपके इमोशन से जुड़ती हैं। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, किनका, रेखाओं का। जैसे आपने देखा था ना, आप पढ़ी, सीधी रेखा क्या करती है, तो सीधी रेखा वैभव का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, जिसे कहते हैं ना बहादुरी का प्रतीक है। आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि जैसे जब हमारे देश के लोग जब ओलंपिक होता है तो देखिए सीधी लेके फ्लैग सीधा होता है, सीधी रॉड में फ्लैग लगा होता है, उसके पकड़ने का एक सिस्टम होता है, तरीके से पकड़ते हैं, और क्या होता है, बिल्कुल झुकता नहीं, सीधा रहता है, और उसको लेके क्या करते हैं, तो अगुवाई करते हैं ना, अग्रसर आगे रह के कोई एक अगुवाई करता है ना उसकी, तो वही चीज़ है, तो वो उसका प्रतीक है। आपको पढ़ी लेखा, तो जैसे पढ़ी को समझ ले, जैसे आप सोए हो तो पढ़े हो, आप आराम में हो तो पढ़े हो, आप सोए हो तो निष्क्रिय हो, तो वो कैसी निष्क्रियता का भाव प्रकट करती है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ था ना रेखाओं के नाम पे, संवेगात्मक असर के बारे में बता रही हूँ, आगे इसको पढ़ के ही बताऊंगी इसमें क्या दिया हुआ है।
और जैसे वक्र रेखा, तो मैंने कर्व रेखा को क्या बताया था कि जो कर्व रेखा होती है, आप अपने कमर से अंदाजा लगाना कि कमर क्या होती है, बल खाती है। नाजुक औरतें क्या होती है, नाजुक होती हैं, सुंदर होती हैं। हाँ, वैसे कमर होती है जो लचकती है, तो इसको सुंदरता का प्रतीक है, नाजुकता का प्रतीक है। और दो कर्व मिल जाते तो यह अविराम का प्रतीक है। मैंने पृथ्वी का उदाहरण देके आपको ये सब चीजें समझाई थी। अब इसमें देखिए क्या चीजें बताया गया है। आड़ी रेखाएं विश्राम, स्थिरता एवं शांति का भाव जागृत करती है। मतलब आड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो पड़ी रेखा जिसे कहते हैं, क्या करती है, तो ये रेखा स्थिरता, शांति का भाव। आप सोएंगे तो शांत ही रहेंगे ना, आप नींद में, आप सोए तो निष्क्रिय रहेंगे ना, आप सोए तो स्थिर ही रहेंगे ना। तो पड़ी है रेखा, तो पड़ी है। इसका सोफा, जैसे इसका एग्जाम्पल सोफा, सोफा क्या आराम है, ठीक है। तो वही चीज है कि क्या करती है, शांति का भाव जागृत करती। खड़ी रेखा है जोश, क्रियाशीलता, बौद्धिकता एवं साहित्यिकता का परिचय देती। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ओलंपिक का फ्लैग जो लेके आगे अगुवाई करते, एकदम स्ट्रेट फ्लैग होता है, बिल्कुल झुकने नहीं देते। क्यों, अपने देश का एक उत्साह के साथ, एक जोश के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने देश की अगुवाई कर रहे हैं। हम अपने देश को, अपने देश के लिए, हमारे देश का, हम इंडिया का झंडा लेके, इसलिए क्या हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहे। ओलंपिक की चीज़ों को मैंने ये बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में भी आया होगा। तो वही चीज़ दिया है कि क्या करता है, पुरुषोचित गुणों की ओर संकेत करता है। इनमें सजीवता एवं जीवंतता उत्पन्न होती है। किस रेखा से, खड़ी लाइन से, वर्टिकल लाइन से। त्रिभुजाकार रेखाएं क्रियात्मक होती है, जो परिवार के सदस्यों की क्रियाशीलता की ओर संकेत करती है। त्रिभुजाकार रेखाएं वैसे रुकावट का भी प्रतीक है। किसमें, तो कार्य सरलीकरण में ये टॉपिक है, रुकावट का प्रतीक है ना। त्रिभुजाकार रुकावट डालती है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, क्रियाशीलता की ओर संकेत करती है। अतः गृह सज्जा में इन रेखाओं का प्रयोग काफी सोच समझकर किया जाना चाहिए। समझे आप। तो यहाँ पे ये चीजें को ध्यान दीजिएगा। आकार एवं माप में अनुरूपता, नेक्स्ट आपने देखा था ना, रेखा आकार, और किसमें देखा था, रेखा आकार बनावट रंग विचार। रेखा आकार बनावट रंग विचार में अनुरूपता, यही चीज आपने देखी थी। रेखा आप समझ गए, अब नंबर आ गया आकार का। आकार व माप में अनुरूपता, हार्मनी इन साइज एंड मेजरमेंट। रेखाओं की भांति गृह सज्जा में आकार का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में सज्जा अनाकर्षण, बेढंगी, भद्दी, क्या है, पापा से पूछो ना, सब मैं वीडियो में जानते हो तो। पापा बोले कि भी 10 मिनट में आ रहे हैं। मैं बात की हूँ कि प्रांजल का फ्लैग लेके आ रहे हैं, तो कह रहे हाँ प्रांजल के लिए, सॉरी फ्लैग कह रहे, काइट, पतंग बोले तो बोले हाँ हम पतंग लेके आ रहे हैं, ठीक है। मुझे मैं बोली नहीं ज़्यादा होता है, बोले मैं बोली हूँ कि वो अपने चैनल पे डालेगा फ्लैग उड़ा के, तो बोले अच्छा ठीक है। अब मत डिस्टर्ब करना प्लीज़ बेटा। आप बोलते हैं ना मम्मा, आप समझा देते तो हम मान जाते हैं। बेढंगा, भद्दा एवं प्राणहीन तो दिखती है, कहाँ गए जी। आकार, हार्मनी इन साइज एंड मेजरमेंट। रेखाओं की भांति ही गृह सज्जा में आकार का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में सज्जा अनाकर्षण, बेढंगा, भद्दा एवं प्राणहीन दिखती ही है। साथ ही सज्जा में प्रयुक्त किए जाने वाले समस्त समय, ऊर्जा एवं धन भी व्यर्थ हो जाता है। सुंदर से सुंदर रंगों, रूपों व बनावट वाली वस्तु भी व्यर्थ हो जाती है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। एक 10 वर्ष की छोटी लड़की को बहुत ही सुंदर, आकर्षण एवं बहुमूल्य फ्रॉक पहना दिया जाए, परंतु उस फ्रॉक की लंबाई इतनी अधिक हो कि वह लड़की के घुटने को छूती हो, अथवा इतना छोटा हो कि कमर से थोड़ा ही नीचे लटका हो, तो क्या लड़की सुंदर दिखेगी। सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जो आजकल के कपड़े हैं। अगर आप बच्चे को कपड़ा खरीद दो 10,000, 20,000, 500, 1000, 2000, 5000, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल नहीं रहे तो क्या बच्चे उसको पहनना चाहेंगे। अगर उसमें कुछ ऐसे आकार की चीज़ें लगी हो, कैन लगा हो और कुछ लगे हो जो उनकी स्किन को हार्म कर रहे हो या उनको खुजली कर रहे हो, तो क्या वो पहनना चाहेंगे, वो नहीं पहनना चाहेंगे। बहुत लंबे हो, बहुत टाइट हो कपड़े, और इस जो स्लीप के पास से दबे हुए हो, देखिए बच्चे कितने इरिटेट होते हैं, रोते हैं निकालने के लिए। तो वो बात सही है कि क्या हो, चीज़ें आकार एवं माप में ही हो तभी अनुरूप होती हैं। आप अपने भी कपड़े ले लिए, आपने ब्लाउज ले लीजिए, आप अपने कुर्ते ले लीजिए, क्या हो, जब आपको वो कहते हैं ना यार आराम देता है, ये ढीला ढाला है, एकदम अकॉर्डिंग मतलब मेरे साइज का है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं इसे। और एक बात और है, अगर आप कपड़ा अपने साइज का पहनिए और आपके ऊपर वो अच्छा लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। इस चीज़ को मैं बता रही हूँ, और ये प्रैक्टिकल है कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। कपड़ा आप जो पहने और वो आपके ऊपर अगर अच्छा लग रहा है तो। बेढंगा, भद्दा यहाँ तक बता दी ना। फ्रॉक की लंबाई इतनी हो कि लड़की घुटने की छूती हो अथवा इतना छोटा हो कि कमर से थोड़ा ही नीचे लटका हो, तो क्या लड़की सुंदर दिखेगी। यद्यपि लड़की ने अपनी सुंदरता को निखारने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों एवं गहनों का उपयोग भी किया है, फिर भी वह लड़की सुंदर एवं आकर्षण नहीं दिखेगी। सही बात है। इसका साधारण सा सरल उत्तर मिलता है कि लड़की सुंदर नहीं दिखेगी क्योंकि उसके आकार एवं फ्रॉक के आकार में अनुरूपता नहीं है। अतः सौंदर्यता एवं आकर्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ,
वह मजाक व उपहास का पात्र अवश्य बन जाती है। लोग उल्टे सीधे व्यंग कमेंट करने लग जाते हैं। अतः सज्जा में आकार एवं माप में अनुरूपता होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। इसके अनुपयुक्त होने पर समस्त सज्जा ही बेकार सिद्ध होती है। ये वेरिएट बहुत अच्छा, आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लीजिए। आप अपने कपड़ों को अपने ऊपर एग्जाम्पल के रूप में रख के आकार और माप में नहीं रहेंगे। आप बुढ़ी हो गई एकदम और एकदम ब्राइडल लहंगा टाइप का कुछ पहन ली और वो भी एकदम फिश कट वाला और एकदम स्लीवलेस डीप गला वाला, तो क्या वो अच्छा लगेगा आपके ऊपर? आपके ऊपर नहीं अच्छा लगेगा। क्या वो आपकी उम्र के अनुसार से आपके अनुरूप नहीं है? ना उसका आकार, ना उसका माप, ना उसका रंग, ना वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होती है, वो नहीं अच्छी लगती हैं जब तक वो चीज़ें क्या हो, आपके अनुसार की ना हो। कलात्मक वस्तुओं में अनुरूपता लाने के लिए समानुपात के नियम, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का प्रयोग किया जाता है। ये आप कहाँ पढ़े थे? समानुपात का नियम। अनुपात के नियम को समानुपात के नाम से भी जानते हैं, आपने पढ़ा था ना। कलात्मक वस्तुओं में अनुरूपता लाने के लिए समानुपात के नियम, लॉ प्रपोर्शन का उपयोग किया था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कलात्मक वस्तुओं में अनुरूपता लाने के लिए समानुपात के नियम का प्रयोग किया जा रहा था। और लय में, लय जो आपने पढ़ा था, लय में किस चीज का, सॉरी अनुरूपता में आपने पढ़ा था शायद। लय में तो आपने देखा था नियमबद्ध और स्वच्छंद। आपने अनुरूपता में पढ़ा था तो कला के 7 तत्वों का भी इसी में उपयोग किया था। और कला इसमें अनुरूपता लाने के जो समानुपात का नियम है, पहला जो सिद्धांत, उसका भी उपयोग किया था। चीज़ें ये इतना से पकड़ लेना कि मैडम ने जो अनुरूपता की बात की थी, क्या बोलते हैं, समानुपात का नियम, इसमें क्या मैं बता रही हूँ आपको, हार्मनी, एकता की जो अनुरूपता की बात की थी मैम, उसमें ही बताई थी कि कला के तत्वों का भी प्रयोग होता है, उसमें समानुपात के नियम का भी प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब चीज़ें अनुरूप का मतलब ही क्या होता है यार, जब वो अपने अनुपात में हो, अपने आकार में हो, अपने रंग में हो, अपने बनावट में हो, जो चीज़ें बैलेंस हो, जो चीज़ें क्या एक तरीके से, एक करीने से, एक सिस्टमैटिक हो, वही क्या है अनुरूपता हो, तभी अनुरूपता आती है। आप यूनिफॉर्म में देख लो, किसी के भी यूनिफॉर्म में देख लो, आप सजावट में देख लो, आप साड़ी की सजावट में देख लो, चीज़ें क्या हैं, जब एक तरीके से होती तभी अच्छी। कहीं पैच लग गया, कहीं एम्ब्रॉयडरी बन गई, कहीं कुछ बन गया, कहीं घंटी लग गया, कहीं घोड़ा लग गया, तो क्या वो अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा। अनुरूपता जब चीज़ों में रहती तभी वो चीज़ें क्या लगती है, आकर्षण लगती है। गृह सज्जा करते समय, आप लोग को दिख नहीं रहा है, गृह सज्जा करते समय कक्ष के आकार के अनुरूप ही सजावटी सामग्री, फर्नीचर, सोफा, कुशन, कवर आदि का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर आपका कमरा बड़ा है तो आप बड़े सोफे रखो, जो दीवान सोफा आता है, दीवान बेड रखो, 7 सीटर जो आते हैं ना, वो सब रखो। लेकिन अगर आपका कमरा छोटा और आप लाके सारे फर्नीचर से भर दोगे, एकदम लग्जरी A1 क्लास के फर्नीचर भर दोगे, पोर्टेबल है, तो ये है, तो क्या वो अच्छा लगेगा? वो उबन करेगा, आपको इरिटेट करेगा। देर का आकार क्या करता है उसका, हमसे संवेगात्मक, मतलब हमसे कनेक्शन है उसका, तो है। अगर आपका रूम छोटा है और उस रूम में पूरा एक बेड भरा हुआ, तो वो आकार ही तो है, क्या है, आयताकार एक चीज है जिसको क्या किया गया, सजाया गया, तो उससे क्या होगा, वो आपको क्या अच्छी लगेगी? कहेंगे नहीं मैम, वो क्या करेगी, इरिटेट करती है कि नहीं। ये सब आप लोग प्रैक्टिकल देखे होंगे। रूम में अलमारी लगी, जाओ जब ठोकर लग रहा है, बार बार ठोकर लग रहा है, आओ तो बेड पे बैठो तो कहीं की झाड़ू लगाने भर की जगह ही नहीं, तो क्या होता है, तो आपको क्या होता है, गुस्सा आती है, तो क्या होता है, संवेग पे असर पड़ता है। वही चीज है कि चीजें अनुरूपता है, अनुरूप में है, चीजें एक सिस्टमैटिक है, तो क्या होगा, उस पर संवेगात्मक प्रभाव पड़ता है, तो पड़ता है, हाँ पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि कक्ष का आकार बहुत ही छोटा हो तथा बड़े आकार के सोफा सेट सज्जा दिए जाए, फिर उसी में बड़े आकार का टीवी या टेप रिकॉर्डर भी रखा जाए। ऐसा करने से कक्ष जरा भी नहीं शोभता, बल्कि उसे देख कर बेचैनी एवं व्याग्रता क्या होती है, होने लगती है। एक आकार को प्रधान मुख्य केंद्र बिंदु, मेन अट्रैक्शन पॉइंट मानकर उसी के अनुरूप उसी से संबंधित अन्य सहायक वस्तुओं एवं उपसाधनों का आकार भी होना चाहिए, तभी सज्जा आकर्षक, मोहक, जीवंत, आनंददायी एवं सुंदर दिखेगी। दैनिक प्रयोग में काम आने वाली वस्तुओं का आकार भी सही होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि सब्जी काटने के चाकू का हैंडल बहुत ही बड़ा होगा तो सब्जी काटने में परेशानी होगी। आप पेंसिल और पेन ले लो, अगर बहुत लंबी है तो क्या आपकी राइटिंग बैठती है, आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। अगर चाकू बहुत बड़ा है, हैंडल बहुत बड़ा, कोई भी चीज़ है आपके सिस्टमैटिक एक आकार में नहीं है तो बस नहीं अच्छा। चाहे आप 100 एग्जाम्पल ले लो, चाहे 120 एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल में चीज़ें समझ में आती है, अगर वो मेरे सिस्टमैटिक नहीं, तरीके से नहीं है, एक आकार अनुरूप उस मतलब स्थान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कितने खाली स्थान की जरूरत है, कितना रंग की जरूरत है, कितना रूप की जरूरत है, कितना बनावट, कैसा पोत है, सब चीज़ें क्या करता है, तो ये सब इंपॉर्टेंस रखती है कि इसमें हार्मनी में, इसमें इन सबों का क्या है, स्थान है। दैनिक प्रयोग में काम आने वाली वस्तुओं का आकार भी सही होना चाहिए। आपको ये देखा, क्योंकि उनके हाथ पकड़ना मुश्किल होता है, क्यों, चाकू
के बारे में जिस बताया गया। इसके विपरीत बड़ी हैंडल की चाकू मांस काटने, पक्षियों को काटने के लिए उपयुक्त रहता है। अतः यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु का आकार उसके उपयोग के अनुकूल होना चाहिए। यही सिद्धांत परिधान के वस्त्रों पर भी लागू होता है। नमूने का आकार पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। एक अच्छे प्रकार की मुख्य दो विशेषताएं होती हैं, एक अच्छे आकार की मुख्य दो विशेषताएं होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक अच्छे आकार की क्या होती है, दो विशेषताएं होती है। वस्तु का आकार उसके कार्य के अनुरूप हो, वस्तु का आकार उसके कार्य के अनुरूप हो। मतलब आपका अगर कार्य है लिखना, तो पेन इतनी बड़ी हो कि आपके हाथ में आराम से आ जाती हो, फिसलने वाली ना हो, लंबी बहुत ना हो, ऐसी हो कि आपकी लिखावट में बैलेंस हो, आप लिखने में क्या हो, आपको दिक्कत ना हो। आप किचन में हैं, अगर आपका चाकू है तो क्या वो सिस्टम होना चाहिए, वो एक तरीके से होना चाहिए। आपका जो स्लैब है, जो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप खाना बनाते हैं, वो क्या है, आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। ठीक है। आपने जो बर्तन यूज़ करने हैं वो रोज़मर्रा के बर्तन हैं, तो आपके जितने मेंबर घर में है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आपके घर में एक दो सदस्य हैं और आपने इतने बड़े थाल ले लिया और उसमें आटा गूंदोगे, उसमें सब्जी काटोगे, तो क्या धुलने में प्रॉब्लम नहीं करेगा, अजीब सा नहीं होगा। तो वही चीज़ें कि सबसे बड़ी बात है कि वस्तु का आकार उसके कार्य के अनुरूप हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी विशेषता है, तो ये आकार की विशेषता है कि वस्तु का आकार उसके कार्य के अनुरूप हो, ताकि कार्य सरलता एवं सुगमता पूर्वक हो सके। 2 नंबर पे आता है, जिस चीज धातु व धातु से वस्तु निर्मित की गई हो वह प्रभावशाली हो। मतलब आरामदायक हो, हमें अपने गुणों से वो क्या करती हो, आकर्षित करती हूँ। मैं इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे घर में क्या है, 3-4 चाकू है। ठीक है। आप लोग के घर में भी ऐसा होता होगा, यूज़ करने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें लेते आते हैं, लेकिन कोई एक होता है जो फेवरेट हो जाता है, जिससे क्या होता है, काम आसान लगता है। ठीक है। ऐसे क्या होता है, घर में बहुत सारे पलटा, कलछी और क्या क्या होते हैं, लेकिन कोई एक होता है वो जैसे यूज टू हो जाता है, उसको करने में आराम लगता है। बहुत सारे बर्तन होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, मैं किचन की बात करिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, क्या होता है, उनको यूज़ करना अच्छा। सबसे अच्छी बात तो मुझे चाकू वाली लगती है कि कोई एक अपना ऐसा चाकू होता है जिसे यूज़ करने में क्या होता है, अच्छा लगता है। क्या होता है, वो प्रभावित ही तो हमको करी, वो हमको प्रभावित करे अपने आकार से, मतलब अपने आकार से। उसका आकार क्या है, मेरे काम के अनुरूप है, वो मुझे प्रभावित कर रही है और उससे मैं प्रभावित हूँ। ठीक है। तो वो क्या, वो प्रभावशाली ही तो है, चाहे धातु के, चाहे धातु की है। तो वही कहने का मतलब कि इसकी क्या है, 2 विशेषताएं। नंबर 1, वस्तु का आकार उसके कार्य के अनुरूप हो। नंबर 2, चीज जो क्या हमसे, मतलब धातु या धातु की बन निर्मित हो, लेकिन क्या हो, प्रभावशाली हो। ठीक है। नंबर 3 क्या, बनावट में अपरूपता। आपने क्या पढ़ा, आपने रेखा एवं माप में अनुरूपता। नंबर 2 पे आपने क्या पढ़ा, आकार एवं माप में अनुरूपता। अब 3 नंबर पे आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो बोलेंगे मैम बनावट में अनुरूपता, हार्मनी इन टेक्सचर। नंबर आप समझ रहे हैं। और टेक्सचर और ये माप और ये आकार, ये रेखा, ये है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, मैम ये कला के तत्व हैं। और आप आगे आपने बताया था कि अनुरूपता में कला के तत्वों का विशेष महत्व है। और वही चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हीं में अनुरूपता की बात आप कर रहे हैं। बस यहाँ से आप चीज़ें, मेन चीज़ें पकड़ लेना और इसी को लेके चैप्टर को आराम से समझ जाना। तो आप अगला क्या पढ़े, बनावट में अनुरूपता। ये बनावट है क्या, रेखा का तत्व, जिसे टेक्सचर कहते हैं, खुरदुरा टेक्सचर, मतलब भुरभुरा, चिकना, क्या कहते हैं, कांच का कहते हैं ना, ये सब क्या है, टेक्सचर है। बलुआ, स्लीपर, ये सब क्या है, ये सब टेक्सचर के उदाहरण है, पीछे आपने पढ़ा है। तो वही है, बनावट में अनुरूपता होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बनावट का विस्तार पूर्वक अध्ययन कला के तत्वों में किया गया है। किसी भी कलात्मक वस्तु में अनुरूपता उत्पन्न करने के लिए आकार, आकृति और रेखा की भांति बनावट पर भी ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन आपके लिए कि जब रंग, प्रकाश कह सकते हैं, जब किस प्रकार के टेक्सचर पे जब प्रकाश पड़ता है, रंगों के किस प्रकार के टेक्सचर पे प्रकाश पड़ेगा, तो वो अवशोषित कर लेगा और कब परावर्तित कर देगा। ये आप लोग हमको रोज मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई आंसर नहीं देता, लेकिन मैं क्वेश्चन डाल देती हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, मन में आता है तो बता देती हूँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ, क्वेश्चन दिमाग में आते जाते हैं। तो वही चीज़ है कि क्या टेक्सचर का बहुत असर होता है। जैसे क्या होता है, खुरदुरी चीज़ क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, रंगों को अवशोषित कर लेती है। लाइट क्या होता है, लाइट क्या करती है, फेंक देती है, परावर्तित कर देती है चीज़ों को। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं घर का जो ऊपर का हिस्सा, जैसे जो छत होनी चाहिए वो लाइट कलर की होनी चाहिए, रूम बड़ा दिखेगा, रूम प्रकाशित दिखेगा, रूम को हल्के रंग से रंगाना चाहिए। रंग का असर है तो क्या है, उस रंगों का उस पोत पे, वो जो सीमेंट की दीवार है वो क्या है, वो टेक्सचर है। उस टेक्सचर पे
कौन सा रंग खुल के आ रहा है, कौन सा रंग अवशोषित कर ले रहा है। तो वहां पे जो गाढ़े रंग होंगे ना, वो जो टेक्सचर है, जो सीमेंट बलुआ टेक्सचर है, उन रंगों को अवशोषित कर लेता है, और जो हल्के रंग पिंक कलर, व्हाइट कलर, उनको क्या करता है, फेंक देता है, परावर्तित कर लेता है। यही होता है टेक्सचर, जिसे कहते हैं बनावट। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है किसी वस्तु की बनावट कैसी है, किस तरह की है, इसका ज्ञान हमें छूने एवं देखने से लगता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां बताती हैं इन चीजों को, और ज्ञानेंद्रियां 5, उसमें एक त्वचा भी आती है जिसको हम छू के क्या करते हैं, चीजों का पता लगाते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्रियां टेक्सचर का पता लगाती हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में बनावट शब्द किसी वस्तु के बाह्य रूप में स्पर्श संबंधी गुण को कहती हैं। वही स्किन क्या है, ज्ञानेंद्रिय है ना हमारी एक, अर्थात किसी वस्तु को छूने स्पर्श करने से जो संवेदना प्राप्त होती है वही क्या है, बनावट है, टेक्सचर है। जैसे आप कोई दीवार छूते तो कहते हैं अरे बड़ी खुरदुरी सी है, कोई कहते हैं कितनी चिकनी दीवार है, कहते हैं ना वो चिकना, वो खुरदुरा क्या है, वही टेक्सचर है, वही बनावट है। ठीक है, हाँ कभी कभी बनावट शब्द का अर्थ किसी वस्तु और रचना शैली में भी लगाया जाता है। अनुभवी व्यक्ति किसी वस्तु की रचना कैसी है इसका पता बिना स्पर्श किए केवल देख कर ही लगा लेते हैं। बनावट विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कोमल, कठोर। आप कहते हैं ना कि गुलाब का फूल क्या है, सॉफ्ट है, उसका टेक्सचर सॉफ्ट है, तो उसके लिए जो पात्र यूज करेंगे क्या होना चाहिए, वो नाजुक टाइप का लगे, तो किसका, कांच का उपयोग करना चाहिए। क्या गुलाब की पत्ती में और डहेलिया दोनों तो एक पेटल ही हैं, पत्तियां ही हैं भाई, उसको भी तोड़ेंगे वो भी टूट जाएंगे, उसको भी तोड़ेंगे वो भी टूट जाएंगे, लेकिन क्या है, आपकी आंखें, आपको वो भाव आ रहा है कि वो सॉफ्ट सी लग रही है। डहेलिया सॉफ्ट सी नहीं लगती है, अभी बंद कर देते हैं बस थोड़ा सा बेटा। तो डहेलिया सॉफ्ट सी नहीं लगती है, लेकिन क्या है, आप उसको कहते हैं ना कि ये सॉफ्ट सी लग रही है और ये क्या है, सॉफ्ट सी नहीं लग रही है, यही कहते हैं ना, वही चीज़ है बनावट। देखो कोमल, कठोर, रोएदार, कड़े, भुरभुरे, समतल, छिद्रदार, चट्टानी, स्पंजी, रवादार, खुरदुरी, बाल सदृश आदि। अब आप समझ गए होंगे, अब आपको भूल नहीं सकता मैं सोचती हूँ। फिर नया नंबर आता है, घर की सजावट में बनावट का अमूल्य योगदान है। यद्यपि अधिकांश गृहिणियों को इसके बारे में समुचित ज्ञान नहीं होता है। विभिन्न वस्तुओं के बनावट में अनुरूपता होनी चाहिए, क्योंकि कोमल एवं खुरदुरी वस्तुओं के मेल से अनुरूपता का भाव उत्पन्न नहीं होता। कोमल, देखो ध्यान देना, कोमल एवं खुरदुरी वस्तुओं के मेल से, मतलब एक ही जगह कोमल और खुरदुरी वस्तु को रख दोगे तो वहां अनुरूपता का भाव नहीं आएगा। जैसे गुलाब का फूल कोमल है तो उसके साथ कांच का, मतलब कांच का अगर आप जो वाश यूज कर रहे हैं पॉट, वो कांच का रहेगा, तब क्या होगा, तब एक मेल में हो जाएगा और अनुरूपता आ जाएगी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर डहेलिया के फूल को कांच के बर्तन में रख दोगे तो अनुरूपता नहीं आएगी। जब डहेलिया को फूल को धातु के कठोर चीजों में रखोगे तब जाके अनुरूपता आएगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, कोमल और खुरदुरा। खुरदुरा क्या करता है, चीजों को अवशोषित कर देता है, कोमल क्या करती है, चीजों को फेंक देती है। ठीक है, ये चिकना की बात है, यहाँ पे कोमल शब्द यूज किया गया है। एक दूसरे के विरोधी होते हैं। बनावट का रंग, आकार एवं प्रकाश के साथ ही गहरा संबंध है। बनावट का, ध्यान देना, टेक्सचर का, रंग के साथ, आकार के साथ और प्रकाश के साथ, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, रंग के साथ, आकार के साथ और किसके साथ, प्रकाश के साथ गहरा संबंध है। मैं इसको आपको बताती हूँ। जैसे कोई टेक्सचर है, जैसे कह रहे हैं ना बनावट टेक्सचर, जब रंग मतलब खुरदुरी वस्तु पे जब गाढ़ा रंग पड़ता है तो वो क्या होता है, उस रंगों को अवशोषित कर लेती है। जब वो हल्के रंग पड़ते हैं तो क्या होता है, उस चीज़ों को फेंकती है, मतलब प्रकाश और उसको रिफ्लेक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है उसका। आकार, खुरदुरा और चिकना आकार हो गया। प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, गहरे और हल्के रंग पे प्रकाश का इफेक्ट। यही इसके 3 वजह हैं और ये बनावट के 3 रंग रिलेशन में सोचो। ये तीनों रंग, कैसे आपने कहा ना, कैल्शियम में तो फास्फोरस होगा ही होगा, कहते हैं ना न्यूट्रिशन में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी क्या है, तो बेस्ट फ्रेंड है। वैसे ही रंग, आकार, प्रकाश क्या है, तो बनावट के बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, खुरदुरी सतह वाली वस्तुएं प्रकाश को अवशोषित करती हैं, देखिए लिखा हुआ है, जबकि चिकनी सतह वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसी तरह खुरदुरी सतह वाली वस्तु का रंग चटक होना चाहिए, जबकि चिकनी सतह वालों के लिए जली या हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जो कि मैंने आपको देखिए बता दिया पहले ही। गृह सज्जा करते समय पर्दे किस तरह के लगाए जाएं, खुरदुरी सतह वाले हों। मैं यहाँ तक बच्चे आज पढ़ा के बंद करूँगी, फिर आगे कल बताऊँगी। 2-3 पॉइंट है बचा है, जितना भी थोड़ा ही बचा है मैं कल बताऊँगी। यहाँ पे मैं रोकती हूँ, आप देख लीजिएगा, नहीं तो देखती हूँ बच्चा मान जाता है तो फिर मैं आगे भी पढ़ा देती हूँ। इसी तरह खुरदुरी सतह वाली वस्तुओं का रंग चटक होना चाहिए, जबकि चिकनी सतह वालों की जली या हल्के रंग होने चाहिए। देखिए मैं यहाँ तक पढ़ा के रोक दूँगी, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक बस पढ़ाऊँगी, ठीक है, तब तक आप चुपचाप रहिए।
हल्के रंगों की। गृह सज्जा करते समय पर्दे किस तरह के लगाए जाएं? खुरदुरी सतह वाले हों या चिकनी चमकदार सतह वाले, इस पर गौर करना आवश्यक है। इसी तरह फर्नीचर की बनावट कठोर हो या कोमल, कालीन रोएदार हो या साधारण बुनाई की, दीवार पर टांगे जाने वाले पेंटिंग्स एवं चित्रों की बनावट किस तरह की हो, इस पर विचार विमर्श करके, गुण चिंतन करके फिर सज्जा करनी चाहिए। मतलब योजना पहले बनानी चाहिए। समझ आई बात? फर्नीचर की बनावट के साथ ही दरी, मेजपोश, फूलदान आदि की बनावट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी सज्जा आकर्षण, जीवंत, मोहक, अद्वितीय, सेकंड इन नन, मतलब पहले कभी न देखा हुआ, अद्वितीय दिखती है। ठीक है। रंग में अनुरूपता, ये सब क्या है? तत्व है। तत्व में अनुरूपता की बात की गई और पीछे एक लाइन लिखा था ना, अनुरूपता का संबंध किससे है, किसके बेस्ट फ्रेंड है? तो कला के तत्वों के। रंग में अनुरूपता, सज्जा में रंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कभी भी कीमत में नकारा नहीं जा सकता। कीमत में नकारा। अतः गृह सज्जा में अनुरूपता लाने के लिए रंगों का उचित मेल, कलर कॉम्बिनेशन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। रंगों के अभाव में अथवा अनुपयुक्त रंग संयोजन के कारण अच्छी से अच्छी सज्जा, सुंदर से सुंदर कलाकृति भी बेजान व अनाकर्षक दिखती है। उचित रंग संयोजन कलात्मक वस्तुओं में प्राण फूंक देता है। जैसे अब रेड रोज, आपने रेड कलर का रोज बनाया और उसकी जो पत्तियां, लीफ है, उसको आपने ब्लैक कलर से कलर कर दिया, तो क्या उसमें जीवंतता आएगी? कहीं आपने ब्लैक कलर की पत्ती देखा है? नहीं देखा ना। या तो लाल कलर का फूल लगा दीजिए और ब्राउन कलर की सूखी पत्तियां होती है तो ब्राउन कलर से उनकी पत्तियों को कलर कर दीजिए, तो क्या उसमें जीवंतता आएगी? तो आप बोलेंगे नहीं। तो अनुरूप रहेगा, जब लाल रंग के अनुरूप हरा रंग रहेगा। आपने कंट्रास्ट कलर में पढ़ा था कि लाल का अनुरूप क्या होता है, लाल का कंट्रास्ट क्या होता है, तो आपने पढ़ा था कि हरा होता है, तभी तो जाके सुंदरता आएगी। ये रंग में वही बात कही जा रही है। रंगों की अनुरूपता को सजावट आकर्षक, मोहक एवं जीवंत लगती तब मन को हर्षित, उल्लासित, आनंदित करने वाली होती है। इसलिए रंगों का चयन अनुरूपता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, न कि फैशन को ध्यान में रख के। रंगों का मानव जीवन पर गहरा संवेगात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग हर्ष, उल्लास एवं खुशी के प्रतीक होते हैं, तो कुछ रंग अवसाद, दुख एवं शोक को प्रकट करते हैं। कुछ रंग जहाँ व्यक्ति को उत्साह, जोश, उमंग से भर देते हैं, जैसे ऑरेंज कलर। ठीक है। ऑरेंज कलर क्या करता है? उत्साह, जोश, उमंग, केसरिया जिसको कहते हैं। अवसाद क्या करता है? ब्लैक कलर अवसाद प्रकट करता है, जिसमें भूरे कलर को भी रखते हैं। हर्ष, उल्लास कौन सा कलर प्रकट करता है? खुशी का रंग होता है। हरा रंग जिसमें हर्ष, उल्लास, नाजुक रंग, गुलाबी रंग। ठीक है। ये सब रंगों के क्या है? ये सब रंगों में अनुरूपता, रंग के अकॉर्डिंग। आपने रंग वाला चैप्टर मैंने समझाया था ना अच्छे से आप लोगों को। जो से उमंग में भर देते तो कुछ शांति एवं शीतलता का अनुभव कराते। रंगों का विस्तृत अध्ययन, बेटा हिल रहा है, लल्ला हिल रहा है, अध्ययन आगामी अध्याय में किया गया है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। रंगों का माध्यम क्या है? प्रकाश है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रंगों का माध्यम क्या है? प्रकाश है। रंग का माध्यम क्या है? आप लोग बताइए। प्रकाश है। रंग का माध्यम क्या है? प्रकाश है, कभी मत भूलिएगा। अतः आंतरिक सज्जा करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि कमरा प्रकाशमय है या अंधकार युक्त, कौन से कमरे में कितनी मात्रा में प्रकाश आती है। कम प्रकाशमय व अंधकार युक्त कमरे में हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। कमरे की दीवार हल्के रंगों या सफ़ेद रंगों में पुती होनी चाहिए। कमरे की सजावट में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री हल्के रंगों की होनी चाहिए, परंतु यदि कमरे में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आता है तो कमरे की दीवारों एवं छत की पुताई गहरे रंगों से की जानी चाहिए। और आपने देखा था ना, जलवायु के अकॉर्डिंग भी रंगों का प्रयोग किया। जैसे जहाँ ठंडी जलवायु थी, जैसे वेस्टर्न में क्या है, आप रूम को डार्क कलर से करवा सकते हैं, चटक रंग से करवा सकते हैं। और हमारे साइड क्या है, डार्क, वैसे ही गर्मी बहुत पड़ती है, तो जलवायु के अकॉर्डिंग जो अक्षांश के अकॉर्डिंग भी रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और रंग मतलब कह सकते हैं कि रूम के अकॉर्डिंग, कपड़े के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, रंगों का प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ इसमें क्या की गई है, समझाई गई है, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। ठीक है। ऐसा करने से क्या लिखा है, रंगों का प्रयोग मौसम, देखिए आगे यही लिखा है कि रंगों का प्रयोग क्या होता है, जलवायु को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। गर्मी में हल्के रंग तथा सर्दी में गर्म रंगों का उपयोग किया जाता है। कपड़े पहनते हैं ना, आपने व्हाइट कलर का कपड़ा पहनता है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। ठीक है। वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो व्हाइट कलर होता है। इसीलिए गर्मी में लोग क्या करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। गाढ़ा रंग क्या करता है, गर्मी को और अवशोषित करता है। ठीक है। छोटे कमरे में हल्के रंग तथा बड़े कमरे को गहरे रंग से पुतवाना चाहिए। ऐसा करने से न तो छोटा कमरा बहुत छोटा और नहीं बड़ा कमरा बहुत बड़ा दिखता है। परिधान के वस्त्रों का चयन करते समय भी रंगों
रंगों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। काले सांवले रंग के व्यक्तियों को काले सांवले रंग के व्यक्तियों को हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, इससे उनका व्यक्तित्व निखरता है। हल्के रंग के परिधान उन पर शोभते हैं। इसी तरह गोरे रंग के व्यक्तियों पर गहरे रंग के परिधान खूब फबते हैं, उनकी सुंदरता एवं व्यक्तित्व में चार चांद लगा देते हैं। दुबले पतले व्यक्ति को हल्के रंग, ये सब क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दुबले पतले व्यक्ति को कौन से रंग? हल्के रंग वाले परिधान अच्छे लगते हैं। मोटे व्यक्ति को कौन से रंग? गहरे परिधान, क्योंकि क्या होता है वो शरीर के उभार, जैसे मांसल हो जाती है बॉडी ना, जगह जगह फैट जमा हो जाएंगे, तो गहरे रंग क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? हमारी आंखों में भ्रम पैदा करते हैं, वो चीजें हमें आभास नहीं होती, इसीलिए मोटे लोगों को क्या गहरे रंग के परिधान को पहनना चाहिए। और अगर हल्के रंग के परिधान पहनेंगे तो वो चीजें और खुल के दिखेंगी। ठीक है। विचारों में अनुरूपता, हार्मनी इन आइडियाज, विचारों में अनुरूपता, आकार आकृति रंग रेखा व बनावट के अनुरूपता की भांति विचारों में अनुरूपता होना आवश्यक है, पर यह कला का तत्व नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्या है? सिद्धांत में अनुरूपता के अंतर्गत आता है। अनुरूपता होनी चाहिए। अगर आपके विचार मिले, संगठन की बात किया था, एक यूनिटी आती है पीछे, इसलिए एकता का सिद्धांत इसको कहते हैं, पीछे आपने पढ़ा था। जब आप इसकी क्या, अगर आपकी बातों में, आपके विचारों में, आपकी सोच में अगर एक रूपता नहीं रहेगी तो आपका कोई यूनिटी बन पाएगी? आप बोलेंगे कभी नहीं, हम यूनिटी या कोई संघ, आपने इसका अर्थ भी देखा तो क्या वो चीजें आप नहीं बना पाएंगे। कोई संघ, कोई यूनिटी, कोई एकता आप में नहीं दिखेगी। विचारों में भी अनुरूपता होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई एक पार्टी होती, अगर उन पार्टी के लोगों का मत एक होता है तभी तो वो पार्टी में उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग भाजपा को, कुछ लोग कांग्रेस को, कुछ लोग सपा को, कुछ लोग, मतलब बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इंटरनेशनल केंद्रीय पार्टियां, तो वो क्या है? उनके विचार उनसे मिलते हैं तब उस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ विचारों में अनुरूपता का है। इसमें देखिए क्या लिखा है, विचारों में अनुरूपता के अभाव में कला के अन्य सभी तत्व निरर्थक एवं बेकार सिद्ध हो जाते हैं। गृह सज्जा बाह्य हो या आंतरिक, सज्जा करने से पूर्व गृहिणी को उसकी एक निश्चित रूपरेखा, रंग योजना अपने मस्तिष्क में बना लेनी चाहिए। आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि कोई काम करने से पहले क्या योजना बनानी चाहिए। इसके लिए उसके गूढ़ चिंतन, तर्क वितर्क करने की भी जरूरत पड़ती है। अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनशीलता का उपयोग विचारों में अनुरूपता लाने के लिए किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, मतलब उसके बाद, उसी के अनुरूप उपलब्ध सामग्री में अनुरूपता स्थापित कर लेनी चाहिए। मतलब आपने कोई क्या काम, जैसे किसी, मान लो स्टेज का किसी को डेकोरेशन करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? पहले होता है ना, एक बुकलेट आती है, आपने ब्लाउज सिलवाने जाएंगे वहां भी बुकलेट आएगी, आपकी साड़ी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी एक बुकलेट आती है। क्या है वो? आपको दिखाते हैं कि देखिए साड़ी पहनने पे ऐसी लगेगी। तो जब आप उस साड़ी को देखते हैं कि इसमें यहाँ ये डिजाइन आ रहा है, यहाँ ये, तो आप मोहित होते हैं, खरीद लेते हैं। क्या आपको पूरी साड़ी खोल के दिखाता? उसकी बुकलेट दिखाता है, तो आप अपने मन में एक बना लेते हो ना उस चीज को लेके। ऐसे ही जब जैसे स्टेज सजाना होता है तो उसकी बुकलेट आती है, देखते हैं तो क्या करते हैं, तो वो योजना बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? वो योजना बनाते हैं। तो इसलिए पहले योजना बनाती है, उसके बाद क्या, जैसे आपने बुकलेट देखा, इसमें इस रंग का फूल, इस रंग का ये चीजें चाहिए, तब ऐसे जाके वहां पे क्या करेंगे? हम स्टेज का डेकोरेशन करेंगे। ठीक है। तो आपके पास लाल फूल, हरा फूल, पत्ती, ग्रीन, लटकन, झड़ी सब रहेगा। आपने पहले से योजना बनाई, फिर उनको रखा। जब योजना को क्या करेंगे? अपने स्तर से उसको एक मतलब अपने तरीके से फिर उसको क्या करेंगे? क्रियान्वित करेंगे। पहले योजना बनाएंगे, फिर आपका संगठन होगा, फिर उसको क्रियान्वित करेगा। बीच बीच में क्या करेंगे? आप निरीक्षण भी करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तब जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो वही बात इसमें बताई गई है। एक योजना अपने मस्तिष्क में बना लेनी चाहिए। अगर योजना पहले से बनी है तो क्या होता है? आपके अनुरूपता लाने के लिए अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनशीलता का उपयोग विचारों में अनुरूपता लाने के लिए किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उसी के अनुरूप उपलब्ध सामग्री में अनुरूपता स्थापित कर लेना चाहिए। किस कमरे में कौन सी वस्तुएं ज्यादा शोभेंगी और उपयोगी होंगी, इसका सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए। बैठक कक्ष में किस तरह का फर्नीचर होना चाहिए जो उसे अधिक आकर्षण एवं सुंदरता प्रदान कर सकता है। पर्दे, कालीन, दरी, बेडशीट, दीवान, मेजपोस्ट आदि का रंग, बनावट, आकार किस तरह का होना चाहिए, इन सभी बातों पर गौर करके सज्जा करने से वे आकर्षण दिखती हैं। इसके अतिरिक्त घर की आर्थिक स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जेब में 1 रुपया ना हो, चले ये बेड ले लें, वो बेड ले लें, दीवान बेड ले लें, पोर्टेबल चला है तो ले लें, तो सर्कल बेड, ये बेड बहुत सारे चले तो सब ले लें। नहीं, पहली बात क्या है? गृह व्यवस्था का मतलब संबंध क्या है? उसमें आपने धन व्यवस्था पढ़ा है कि क्या होता है? कम धन में अच्छी से अच्छी चीजों को मतलब प्रबंध करना ही क्या होता है? धन व्यवस्थापन कहलाता। और गुणों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज का कि अपनी जेब का भी क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। इस सभी बातों का कहाँ पे लिखा था?
आर्थिक स्थिति पर भी विचार करना जरूरी है, क्योंकि सारा खेल तो पैसे का है। बिना पैसे के सामग्री प्रसार शिक्षा में जो फिरका योजना, जो गुड़गांव योजना थी, वो फिजूल खर्ची पर रोक लगाई थी ना। मैंने आपको बताया था ना भैया, गुड़ खा के अपना पेट भर लो, फिजूल खर्ची मत करो, क्योंकि उसमें इस चीज़ों पर रोक लगाया गया था, फिजूल खर्ची पर। जैसे मुंडन पे समारोह, शादी में 13वीं हो गई उस पर समारोह, इन चीज़ों पर रोक किस योजना में लगा था? तो आप बोलेंगे मैम गुड़गांव योजना पे किस सन में आई थी? 1920 में आई थी मैम। और किसने दिया था? मैम ब्रेयन के द्वारा बनी थी। कहाँ चल रही थी ये योजना? तो आप कहेंगे मैडम ये उत्तर दिशा में चल रही थी, ये गुड़गांव एक जगह है हरियाणा से लगा हुआ, दिल्ली के करीब है, वहां पे चल रही थी। ठीक है, आपने कुछ चीजें समझी। इसमें कौन सा शब्द मुख्य था? तो ग्राम गाइड का शब्द क्या था? मुख्य शब्द का उपयोग किया था। ये योजना असफल क्यों हुई? सफल हुई तो क्यों हुई? क्योंकि ये सरकार द्वारा पहली योजना थी। असफल हुई तो क्यों हुई? क्योंकि जो ग्राम गाइड थे वो अशिक्षित थी और इन लोगों ने योजना बनाकर कार्य को कार्यान्वित नहीं किया था, इसीलिए इनकी योजनाएं क्या हो गई? असफल हो गई। इसीलिए कोई काम करने से पहले क्या होता है? योजना बनाई जाती है। ठीक है, यह भी स्मरण रहे, समय परिवर्तन के साथ विचारों में परिवर्तन भी आवश्यक है। मतलब फैशन जो होता है, फैशन के अकॉर्डिंग और सज्जा को उसी के अनुरूप किया जाए तो शोभते। जैसे कहते हैं ना, आजकल नेट की साड़ी फैशन में ही नहीं है, आज ग्रीन कलर फैशन में, आजकल मस्टर्ड कलर फैशन में, आजकल व्हाइट कलर फैशन, आजकल नेल पॉलिश ऐसे लगाओ, आजकल प्लेटिनम की रिंग चल रही। तो ये सब क्या है? ट्रेंड है, जिसको ट्रेंड कहते हैं, फैशन। उदाहरणार्थ, एक बड़े कमरे में जो फर्नीचर, दरी, कालीन, टीवी शोभते हैं, वही सामग्री छोटे कमरे में जरा भी नहीं शोभते। इसी तरह जो सामग्री छोटे कमरे में शोभा बढ़ाने में असीम योगदान देती है, वह बड़े कमरे के लिए व्यर्थ हो जाती है। उदाहरणार्थ, मुगल कालीन, फर्नीचर, शोभा आदि का उपयोग यदि आज के जमाने के कमरे की सजावट के लिए किया जाए तो शोभेंगे? कहेंगे नहीं। वे जो अजायब घर, म्यूजियम अथवा पुरातत्व विभागों में ही शोभा पाते हैं। इसी तरह पुराने जमाने के राजा महाराजा जिस तरह सोने चांदी से जड़े वस्त्रों को पहनते थे, अगर हम इस टाइम पहन लेंगे तो हमको बहरूपिया कह देंगे, कहीं से आया, कुछ नाटक वटक दिखा रहा होगा। यदि आज उन्हीं वस्त्रों को हम भी पहन ले तो जरा सा भी अच्छे लगेंगे? कहेंगे नहीं मैडम, नहीं अच्छे लगेंगे, क्योंकि यह समय परिवर्तन कारण सज्जा में परिवर्तन करना आवश्यक है। फैशन की बात कही गई थी, या फैशन का सबसे ज्यादा असर किसे पड़ता है? युवा वर्ग पर पड़ता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चा आज बस यहीं तक। मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोग को, छोटे में कोई चीज़ बताती हूँ, मन तो करता पूरा बता के रख दूँ, पर मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकती। तो चलिए, तब तक क्या होता कि यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो गई थी। ठीक है, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।